उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ दर का नियम बताएंगे। दर क्या है, वो अपक्रिया का दर है। तो अपक्रिया की दर के बारे में हमने तो जान लिया था कि अपक्रिया की दर क्या होती है, उनमें परिवर्तन होने वाले या फिर उनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लिए थे। कुछ क्वेश्चन लगाकर हम जान लिए थे विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर क्या होती है, अपक्रिया की दर, उन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो उसी के आगे हम आज बताते हैं कुछ नियम है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। कुछ शुरुआती लेक्चर में हम थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो हमें ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो चूंकि क्वेश्चन करना है तो हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आना चाहिए, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक होती है जो कि न्यूमेरिकल में हमें काम मिलेगी। तो उसी में कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट इसमें हैं, कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ग्रुप में लेते हैं, 5 पॉइंट तक तो पढ़ लिए थे हम, और ये आज छठा नियम पढ़ते हैं जिसमें हम दर के नियम के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि दर के नियम में आखिर क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, आज सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है दर का नियम प्रायोगिक होता है, जबकि द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम सैद्धांतिक होता है। अब यहाँ पर सैद्धांतिक या फिर प्रायोगिक का मतलब आप समझ लेंगे। आज जैसे यूक्लिड नियम आता है क्लास 11 में ही, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उसी प्रकार ये जो प्रायोगिक होता है, जैसे जंगल में आग लग जाना या फिर और कई चीजें, मतलब जिसे हम प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं, तो दर का नियम प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक होता है। और जबकि द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम एक सैद्धांतिक होते हैं, रिएक्शन के रूप में चलती है। तो इसमें ज्यादा कोई बताने वाली चीज नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं एक पद में पूर्ण होने वाली अपक्रिया के लिए दर का नियम और द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम समान हो सकता है कि एक स्टेप में जो पूर्ण होने वाली रिएक्शन होती है उसके लिए अपक्रिया की दर एवं द्रव्यानुपातिक क्रिया जो होती है इसके लिए क्रिया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम या फिर दर का नियम समान हो सकता है किसी एक स्टेप में होने वाली अपक्रिया के लिए। जरूरी नहीं वो समान हो, भिन्न भी हो सकती है, लेकिन क्या बोला, हो सकता है, ये बोला जाए, ये कि नहीं होता ही है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक चीज और यहाँ पर हम आपको नहीं लिखे हैं, वो होता है कि दर का नियम जो होता है प्रायोगिक होता तो है, जानते हैं दर का नियम द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से ज्यादा जानकारी देता है। ये बात ध्यान रखना कि दर का नियम द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से ज्यादा जानकारी हमें देता है। उसी के आगे देखते हैं दर क्रिया कारक के सांद्रता के सीधे समानुपाती होते हैं। ये तो हम जान चुके हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमें इसी में कुछ और कुछ बताना है आपको। तो क्रिया कारक के सांद्रता रिएक्टेंट के सांद्रता के सीधे गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कोई रिएक्शन दे चुकी है ये, ओके। अब इसमें देखो, हम आपको प्रायोगिक मोल बताया था ना, ये जो होता है उसके प्रायोगिक मोल होते हैं, फिर मान सकते हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए जो किताबों में मिलती है हमें उस भाषा के अनुसार हम यहाँ पर एम मान रहे हैं, बी के स्थान पर एन। चूंकि ये द्रव्यानुपातिक क्रिया कारक सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए एक्टिव मास ए की पावर m, और यहाँ पर ये दर्शा रही है, आगे बता रहे हैं, फिर एक्टिव मास b की पावर n। अब देखो r बराबर k, यहाँ पर एक k कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा k, फिर इसके बाद a की पावर m b की पावर n, ये हो जाता है कि सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। सांद्रता अर्थात रिएक्टेंट a एंड रिएक्टेंट b के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन, अपक्रिया की दर। और देखो यही अपक्रिया की दर समीकरण है, ये किसी रिएक्शन के लिए दर समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दर समीकरण हम कैसे निकालते हैं। अब देखो m और n a और b के प्रायोगिक मोल है, जिसे
कोड के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे एम व एन से प्रदर्शित हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के आगे हम देखते हैं कि अगले पार्ट में यदि कोई क्रिया प्रायोगिक क्रिया दे रखी है। इस पूरे सिलेबस के अंदर जब हम दर समीकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं आपको हिंट दिया रहेगा कि यह क्रिया प्रायोगिक है कि नहीं है, तो हम उसी अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रायोगिक क्रिया दे रखी है, तो यहाँ पर ये प्रायोगिक क्रिया यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये एक प्रकार की प्रायोगिक क्रिया है। प्रायोगिक तो समझ गए हैं ना अच्छे से कि मतलब लकड़ी में आग लग जाए, फिर भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, मतलब जो अपने स्वतः कृत्यों के द्वारा कर सकते हैं कि मतलब या फिर जैसे लोहे में जंग लग जाना, ये सब प्रायोगिक होती है, कोई सैद्धांतिक नहीं होती। ये सब इतना तो समझ रहे हैं ना प्रायोगिक क्या होता है। लकड़ी में सॉरी लोहे में जंग लग जाना और जंगल में आग लग जाना, ये सब एक प्रायोगिक क्रिया है। तो हम उसी अनुसार देखते हैं कि प्रायोगिक रिएक्शन दे चुकी है, तो इसका दर समीकरण हम क्या लिखेंगे कि a की पावर 2 यहाँ पर प्रायोगिक मोल अर्थात m के रूप में दर्शा सकते हैं इसको, जो कि अपने कोड ही दर्शा रहा है। ये a के स्थान m के स्थान पर 2, n के स्थान पर 1, तो दर समीकरण इसका क्या होगा इस रिएक्शन का दर समीकरण इसका k इनटू दर समीकरण रिएक्टेंट के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है। दर समीकरण लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। यदि किसी क्रिया का दर समीकरण दे रखा है, अर्थात दर समीकरण दे रखा है तो प्रायोगिक होगा, क्योंकि प्रायोगिक रिएक्शन का ही दर समीकरण लिखा जाता है। वही बात इस लाइन में लिखी गई है कि किसी क्रिया का दर समीकरण दे रखा है तो वह प्रायोगिक होगा तथा सीधे ही m व n को दर्शा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि दर समीकरण दिया गया है, दर समीकरण दिया गया है अर्थात वो प्रायोगिक होगा। प्रायोगिक दिया गया है अर्थात हम उसके सीधे m व n को दर्शा सकते हैं। m व n क्या है, क्रिया की कोटि है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो m व n को ये दर्शा दिया, यहाँ पर m के स्थान पर 2, n के स्थान पर 1। ओके, ये डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है। ये नहीं कि हम 2 1 लिख रहे हैं तो केवल यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार हम आगे के पॉइंट देखते हैं। फिर यदि किसी क्रियाविधि जनक है, अर्थात एक मेन रिएक्शन कोई दी रहती है, तो उसमें से जब अगर डिफरेंट रिएक्शन बांटी जाए, जैसे हम आपको बता दें जैसे ये एक जनक क्रिया है, यानी कि जहां से इन रिएक्शन की उत्पत्ति हो रही है, इन्हीं से निकाली जा रही है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या होती है। यदि किसी क्रियाविधि जनक है तो उसका धीमापन दर निर्धारक होगा। अब किसी क्वेश्चन में दे दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मान लीजिए ओके, ये क्वेश्चन मान लेते हैं जिसमें ये जनक मतलब मेन रिएक्शन है, इसमें a + 2b + c एरो d + e ये हमें दिया गया है, जो कि ये जनक रिएक्शन है। ओके, मेन रिएक्शन। तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन हमें दी जा रही है। एक पहले स्टेप में दी जा रही है a + 2b एरो d, जबकि दूसरे स्टेप में b + c एरो e। अब इसमें भी हमें क्या दे रहे हैं, स्टेप फर्स्ट जो है वो फास्ट रिएक्शन कर रही है, जबकि स्टेप सेकंड वाली रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन कर रही है। तो हम इसमें अब किसको मानेंगे, किसको मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये स्टेप फास्ट हो रही है, ये स्टेप स्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसमें धीमा बना था, स्लो रिएक्शन जो हो रही होती है, उसमें हम उसी के द्वारा क्या निकालते हैं, दर निर्धारक कौन सी रिएक्शन होगी, जो स्लो स्टेप वाली होगी, अर्थात धीमापन जिसमें होगा, उसी के द्वारा हम दर का निर्धारण करेंगे। ओके, आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पर बस ऐसे जान लीजिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और देखो, दर समीकरण में सभी क्रियाकारक उपस्थित हों कोई जरूरी नहीं है। ये छदम क्रियाकारक एक होता है, वो जब आएगा यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्वेश्चन करें बता करके, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि दर समीकरण में सभी क्रियाकारक, जैसे कोई दर समीकरण आपको दे रखा है, मान लीजिए ये है या फिर ये है ना,
समानुपाती होते हैं। अब चूंकि अब यहाँ पर दर समीकरण हमें दिया तो है, लेकिन हम ये नहीं मान लेंगे कि इसमें सभी क्रियाकारक उपस्थित हैं, उसमें कुछ अपशब्द भी हो सकते हैं जिसको हमें ज्ञात करना होगा। ओके, वो छद्म क्रियाकारक कहलाते हैं। ओके, छद्म क्रियाकारक क्या होते हैं, बार बार नाम लेना इसको बता दे रहे हैं। छद्म क्रियाकारक वे होते हैं जो कि मेन रिएक्शन में उपस्थित होते हैं। ओके, देखो वह क्रियाकारक जो धीमे पद में उपस्थित हो लेकिन मुख्य पद में ना हो। सॉरी, आपको गलत शब्द है, ये बोल रहा है कि वह क्रियाकारक जो धीमे पद में उपस्थित हो। अब यहाँ पर B + C एरो E है, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो सब है, इसमें तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे आपको चलो बताएंगे। मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि वह क्रियाकारक जो धीमे पद में उपस्थित हो। अब धीमे पद में ये हो गया, धीमे पद में उपस्थित हो लेकिन मुख्य पद में उपस्थित नहीं हो। मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि इसमें तो स्लो स्टेप में वो शो कर रहा है, अपना इंडिकेशन दिखा रहा है, लेकिन वो जनक वाली अभिक्रिया में उसकी उपस्थिति है ही नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे, उस जो क्रियाकारक होता है जो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रियाकारक आपको दिख रहा है, उसी को हम ज्ञात करेंगे, जिसको हम छद्म क्रियाकारक बोलते हैं। ओके, एक बात और, यदि क्रियाकारक धीमे पद में छद्म क्रियाकारक उपस्थित हो तो अन्य किसी पद का उपयोग करके उसे परिवर्तित करेंगे। ये तो आपको बता दिया कि हम जब इसमें छद्म क्रियाकारक ज्ञात करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर C नहीं था, मान लीजिए हम यहाँ पर C देंगे ही नहीं, आपको यहाँ पर हम C गायब कर देते हैं। ओके, अब देखो स्लो स्टेप में हमें C दिख रहा है, ये छद्म क्रियाकारक होता है कि देखो स्लो स्टेप में छद्म क्रियाकारक अर्थात C रिएक्टेंट C इसमें जो दिख रहा है, जबकि मेन रिएक्शन जो कि उसमें नहीं होता है, तो इसी को हम छद्म क्रियाकारक बोलते हैं। अब इसी की सहायता से हम इसको दूसरे स्टेप की सहायता से हम इसका ज्ञात करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इसको लिख लेना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर हम इसी के आगे छद्म क्रियाकारक कैसे निकालते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करते वक्त आपको ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट देगा। जैसे ये वाला है कि अपने अगर 10 समीकरण दे रखा है तो प्रायोगिक होगा, 10 समीकरण दे दिया है तो हम मान लेंगे कि ये प्रायोगिक होगा, तब उसमें सोचेंगे नहीं। अगर 10 समीकरण ना दिया हो और 10 समीकरण निकालने के लिए बोल रहा हो तो आपको हिंट दिया रहेगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है एक प्रकार की प्रायोगिक अभिक्रिया है, या फिर प्रायोगिक रिएक्शन जब आपको नहीं देगी तो अगर वो प्रायोगिक होगी और आपको दे नहीं रही है तो वो आपको हिंट देगा कि कोई मतलब क्रिया करके बताएगा कि ये आपको इंडिकेट देगी कि एक प्रकार की प्रायोगिक अभिक्रिया है। अगर नहीं होगी तो हम उसका 10 समीकरण नहीं निकाल सकते। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन प्रायोगिक नहीं है तो उसका हम 10 समीकरण नहीं निकालेंगे। ओके, ठीक है, फिर आगे मिलते हैं।